नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे थे और उसमें हम परिचय में चल रहे थे कि 1857 की क्रांति से पहले और राजपूताने में किस प्रकार की शासन व्यवस्था मौजूद थी, जिसके चलते और क्या क्या गतिविधियां हुई, वो सारी चीज़ हम देख रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि अंग्रेज़ों ने यहाँ की राजपूताने की रियासतों के साथ संधि की क्या शर्तें थी, वो हमने देखी कि रियासतों की बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों ने ली, उसके बदले कर लेना इन्होंने मांगा और शासकों ने कहा कि अब ठीक है, कर दे देंगे। और उसके अलावा इन्होंने जो है कहा कि अंग्रेज़ों ने कहा कि आपकी आंतरिक व्यवस्था में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना। वो बात भी स्थानीय शासकों ने स्वीकारी कि ठीक है, हम हमारी आंतरिक व्यवस्था स्वयं देख लेंगे और एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति आपकी राजधानी में हम करेंगे, ये बात अंग्रेज़ों ने कही। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल एजेंट की जो नियुक्ति होगी वो किस हिसाब से होगी वो मैं आपको बताऊं कि जो संपूर्ण राजपूताना था उसका करीब 3,30,330 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो था वो राजपूताना एजेंसी के अधीन आया। मतलब जो आरजीजी होता था, सॉरी एजीजी जो होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसके अधीन आया। ठीक है, अब एजीजी ने क्या किया, उस राजपूताने के संपूर्ण क्षेत्र को कई उप विभागों में जो है बांट दिया, है ना, सब डिवीजन में विभाजित कर दिया और उन सब डिवीजनों में एक एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर दी। ठीक है, जो कि इस प्रकार हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें जैसे एक एजेंसी मेवाड़ रेजिडेंसी बना दी, है ना। ऐसे एक मारवाड़ रेजिडेंसी बना दी और मेवाड़ में भी जैसे उसका मुख्यालय फिक्स किया, पहले तो नीमच में फिक्स किया, बाद में उदयपुर ले गए और वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट के रूप में मेजर सॉवर्स को नियुक्त किया। ठीक है, और उसके अधीन कई रियासतें रखी, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये तीन रियासतें मेवाड़ रेजिडेंसी के अधीन रखी। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मारवाड़ रेजिडेंसी थी, उसका मुख्यालय जोधपुर में रखा और यहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई वो मैक मौसन था। और मारवाड़ रेजिडेंसी के अधीन जो अन्य रियासतें रखी गई वो सिरोही और जैसलमेर रखी गई। इसी प्रकार से अन्य रेजिडेंसियां भी बनाई और उन्हीं के अधीन राजपूताने की अन्य रियासतों को उनके अधीन कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से संपूर्ण राजपूताने पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, तो ये जो नियंत्रण था और कौन कौन सी रेजिडेंसियां बनाई, कौन पॉलिटिकल एजेंट कहाँ बैठता था, कहाँ नियुक्त किया, और उस रियासत का या उस रेजिडेंसी के समय जो इसका मुख्यालय हुआ करता था वहाँ का शासक कौन था, ये सारी बात हम जानेंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ से सवाल हमारी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो विद्यार्थियों, हम हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या, कल की पिछली क्लास की ही हेडिंग है, उसी में आप कंटिन्यू लिखना। अ, ठीक है, हम लिखेंगे इस प्रकार। मतलब पिछली क्लास में हमने हेडिंग जो डाली थी कि हेडिंग ये डाली थी कि 1857 की क्रांति से पूर्व राजपूतानी में शासन व्यवस्था, है ना, इस प्रकार से कुछ डाली थी। मतलब ये मैं शब्द भले ही मेरी बदल रहे हों, भाव यही है। हम जो पढ़ रहे हैं वो 1857 की क्रांति से पहले राजस्थान में कैसी शासन व्यवस्था थी वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने स्तर पे वैसे हेडिंग डालने की आवश्यकता ही नहीं है, पिछली जो क्लास छोड़ी थी ठीक उससे आगे आप लिखना प्रारंभ करना जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं सीधा लिखता हूँ कि राजपुताने में राजपुताने में एजीजी के अधीन के अधीन एजीजी के अधीन 3,30,330 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आया, क्षेत्र आया। ठीक है, उन संधियों के तहत। ठीक है, इस क्षेत्र को
इस क्षेत्र को एजीजी ने इस क्षेत्र को एजीजी ने और कई उप विभागों में उप विभागों सब डिवीजनों में विभाजित किया में विभाजित किया। ठीक है, कई उप विभागों में विभाजित किया। ठीक है, और प्रत्येक विभाग में प्रत्येक उप विभाग में ना प्रत्येक उप विभाग में प्रत्येक उप विभाग में एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की जो कि निम्न प्रकार है निम्न प्रकार है। ठीक है, जो कि निम्न प्रकार है। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ और जो है किस किस की नियुक्ति की थी वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो चलो पहली हेडिंग डाल देते हैं मेवाड़ रेजिडेंसी। ठीक है, कौन सी डालें? पहली मेवाड़ रेजिडेंसी। ठीक है, एक नंबर पर डाल देता हूँ मैं मेवाड़ रेजिडेंसी। ठीक है, मेवाड़ रेजिडेंसी। तो ये था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1818 ईस्वी में हुई थी। मेवाड़ रेजिडेंसी की स्थापना 1818 में हुई। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय रखा गया था, है ना, मुख्यालय की बात करूं मैं, मुख्यालय है ना, मुख्यालय ये कहाँ रखा? ये रखा था नीमच में। ठीक है, आरंभिक मुख्यालय था ये नीमच, आरंभिक। ठीक है, आरंभिक मुख्यालय नीमच में। बाद में कहाँ ले गए? बाद में ले गए ये उदयपुर में, है ना, उदयपुर में। कब? बाद में ले गए उदयपुर में। ठीक है, तो ये इनके मुख्यालय की बात हो गई। ठीक है, और उदयपुर भी एक रियासत हुआ करती थी, है ना, उदयपुर रियासत हुआ करती थी। और उदयपुर रियासत को उस समय 19 तोपों की सलामी इसको दी जाती थी, है ना, 19 तोपों की 19 तोपों की सलामी इसे दी जाती थी, है ना, इसे दी जाती थी। ठीक है, 19 तोपों की सलामी इसे दी जाती थी। ठीक है, एक बात ये रखना, इसके अधीन जो अन्य रियासत थी, अधीन रियासतें, है ना, इसके अधीन जो रियासतें रखी वो रखी, एक तो डूंगरपुर, एक रखी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, ये 3 रियासतें रखी। और तीनों को ही उस समय में जो है 15 तोपों की सलामी दी जाती थी, 15 तोपों की सलामी। ठीक है, अंग्रेज लोग जो है इनको 15 तोपों की सलामी देते थे। ठीक है, इनके सम्मान में, इनके शासक कहीं भी कोई भी दरबार में उपस्थित होते थे तो उनके सम्मान में 15 तोपें छोड़ी जाती थी। ऐसे उदयपुर के शासक के सम्मान में 19 तोपें छोड़ी जाती थी, मतलब 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा जो एक एक ठिकाना भी था, कुशलगढ़ ठिकाना, नॉन सैल्यूट स्टेट था। वो भी इसके अधीन ही था, है ना, मगर वो नॉन सैल्यूट था, इसलिए उसे जो है ऐसे वो नॉन सैल्यूट स्टेट था, वो भी इसके अधीन था, है ना। कुशलगढ़ भी इसके अधीन था, मैं यहाँ पे लिखूंगा कुशलगढ़, है ना, कुशलगढ़ ठिकाना भी इसके अधीन था, है ना, ठिकाना भी इसके अधीन था, इसके अधीन था, है ना। ये नॉन सैल्यूट स्टेट था, नॉन सैल्यूट
स्टेट था ना, नॉन सैल्यूट स्टेट था, ये ध्यान रखना, नॉन सैल्यूट स्टेट था। ठीक है, मैं बात करूं यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, पीए कौन था यहाँ का, तो पीए था यहाँ का मेजर सोवर्स, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है बढ़िया तरीके से। मेजर सोवर्स जो है यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट वो होता था। ठीक है, मेजर सोवर्स यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। और 1857 के समय, है ना, 1857 के समय। और शासक, मैं यहाँ पे बात करता हूँ शासक की। शासक कौन था, शासक था यहाँ का स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह, है ना, महाराणा स्वरूप सिंह। ये दोनों की स्थिति कब की है, 1857 ईस्वी के समय की। ठीक है, 1857 ईस्वी के समय मेजर सोवर्स यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था और शासक स्वरूप सिंह था। ठीक है, तो ये मेवाड़ रेजिडेंसी के बारे में आपको इतनी बातें बढ़िया तरीके से याद रखनी है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप इसको बढ़िया तरीके से लिखें। मैं दूसरी रेजिडेंसी की बात करता हूँ, मारवाड़ रेजिडेंसी की। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं 2 नंबर पे, मारवाड़ रेजिडेंसी। ठीक है, मारवाड़ रेजिडेंसी। ठीक है, मारवाड़ रेजिडेंसी या इसको जो है पश्चिमी रेजिडेंसी बोलते हैं, है ना, वेस्टर्न रेजिडेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न रेजिडेंसी, ध्यान रखना, इस प्रकार से भी सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, वेस्टर्न रेजिडेंसी, इसका जो मुख्यालय था, बात करें हेड क्वार्टर की, हेड क्वार्टर रखा गया जोधपुर में। ठीक है, कहाँ रखा गया, जोधपुर में रखा गया। ठीक है, जेडीआर लिखा है मैंने, जोधपुर आप समझ जाना। अधीन रियासतें जो थी इसके अधीन कौन कौन सी रियासतें थी, तो जोधपुर तो स्वयं था ही था, है ना, जोधपुर तो था ही था, प्लस इसके साथ में जो है एक सिरोही, सिरोही व जैसलमेर भी थे, है ना, सिरोही व जैसलमेर। ठीक है, जोधपुर, सिरोही व जैसलमेर, ये 3 रियासतें मारवाड़ रेजिडेंसी के अधीन हुआ करती थी। ठीक है, मारवाड़ रेजिडेंसी के अधीन हुआ करती थी। और अ, इनको जो तोपों की सलामी की बात करें हम, तो जोधपुर को तो 15 या 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, और सिरोही व जैसलमेर को जो है 15-15 तोपों की सलामी दी जाती थी। ठीक है, ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसलमेर और सिरोही दोनों को, तो इनको तो 15-15 तोपों की सलामी, है ना, 15-15 तोपों की। ठीक है, 15-15 तोपों की सलामी इनको दी जाती थी। और जोधपुर को 17 या 19 तोपों की सलामी संभवतः दी जाती थी, 15 या 17 नहीं है, 17 या 19 तोपों की सलामी दी जाती थी, ध्यान रखना, है ना। जोधपुर को कितनी, 17 या 19 तोप, है ना, 17 या 19 तोपों की, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तोपों की सलामी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हेडक्वार्टर जोधपुर में हो ही गया। अब हम बात करें मारवाड़ रेजिडेंसी में जो शासक और पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए कौन था, पीए तो था मेक मोशन, है ना, मेक मोशन, मेक मोशन पीए था। और जो शासक था वो था हमारा यहाँ का तख्त सिंह था, है ना, तख्त सिंह, तख्त सिंह शासक था। ठीक है, कब, 1857 ईस्वी के समय। ठीक है, 1857 ईस्वी के समय पीए तो था मैक मौसन और शासक जो था वो तख्त सिंह था। ठीक है, मारवाड़ रेजिडेंसी में हमको ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, और हम बात करें इसके अलावा जो बीकानेर था, वो बीकानेर राज्य अलग से ही था, है ना, बीकानेर राज्य अलग से ही था। और बीकानेर जो है एक नॉन सैल्यूट स्टेट था, इसलिए यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति नहीं होती थी। बीकानेर राज्य के सम्मान में भी 17 या 19 तोपों की सलामी जो है यहाँ पे दी जाती थी। ठीक है,
बीकानेर रेजिडेंसी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जगह है हमारे पास थोड़ी सी। तो तीसरे नंबर पे मैं बात करूँ बीकानेर राज्य, ठीक है, बीकानेर राज्य, ठीक है। इसमें ज़्यादा फैक्ट नहीं मिलेंगे आपको। बीकानेर राज्य में एक तो इसका जो मुख्यालय होता था वो बीकानेर में ही था, हेड क्वार्टर कहाँ था, बीकानेर में, ठीक है। मैं BKR लिख रहा हूँ, BKR, है ना। और इसके अधीन कोई रियासत नहीं थी, है ना। और इसका जो है पॉलिटिकल एजेंट भी इसका नहीं होता था, है ना, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट भी इसका नहीं होता था। तो अ, इसको जो सलामी दी जाती थी वो आप लिख सकते हैं 17 या 19 तोपों की सलामी, है ना, 17 या 19 तोपों की, तोपों की सलामी, ठीक है, 17 या 19 तोपों की सलामी इसको दी जाती थी। ये बात आपको बीकानेर राज्य में ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही मैं बात करूं अलवर राज्य की, 4 नंबर पे यहीं पे बात कर लेता हूं, अलवर राज्य, ठीक है, अलवर राज्य, ठीक है। तो अलवर राज्य का भी कुछ इसी प्रकार का हाल था। हेड क्वार्टर जो था वो अलवर था। मैं AWR लिख रहा हूँ, AWR लिख रहा हूँ, ठीक है, अलवर। और इसको जो सलामी दी जाती थी अलवर को, वो दी जाती थी प्यारे साथियों 15 या 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, ठीक है, 15 या 17 तोपों की सलामी इसको दी जाती थी, ठीक है, 15 या 17 तोपों की सलामी इसको दी जाती थी, ठीक है। अलवर और बीकानेर में हमको ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट भी नियुक्त नहीं किए जाते थे। कारण क्या था कि ये नॉन सैल्यूट स्टेट्स थे, है ना। तो हम यहाँ पे वैसे लिख सकते हैं नॉन सैल्यूट स्टेट, है ना। तो क्या थे ये, नॉन सैल्यूट स्टेट, ठीक है। ये इसमें भी यही लिख दो आप, नॉन सैल्यूट स्टेट, ठीक है। इस ये नॉन सैल्यूट स्टेट थे, इसलिए जो पॉलिटिकल एजेंट होता था वो यहाँ पे नहीं था, है ना, पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, ठीक है। ये क्रॉस का चिन्ह पॉलिटिकल एजेंट नहीं था का को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हमने 4 देखी। इसके अलावा और भी थी, जैसे पूर्वी रेजिडेंसी थी भरतपुर के नाम से, है ना, जिसके अधीन जो है भरतपुर के साथ में करौली और धौलपुर भी आते थे, ठीक है। और इसके अलावा एक जयपुर रेजिडेंसी थी, जयपुर जिसका मुख्यालय जयपुर में ही था, है ना। और कुशलगढ़ और सॉरी, कुशलगढ़ तो यहाँ पे आ गया था ना। कुशलगढ़ की बात तो यहाँ पे की, लावा और शाहपुरा, लावा और शाहपुरा जो है वो हमारे लावा और शाहपुरा नहीं, लावा और किशनगढ़, ये जयपुर रेजिडेंसी के अधीन आते थे, ठीक है। इसके अलावा हाड़ौती टोंक रेजिडेंसी थी जिसका मुख्यालय देवली टोंक में था, ठीक है। ये सारी बात हम करेंगे आगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। और पूरा रट्टू मामला है, फैक्ट पूरा फैक्ट ही फैक्ट है। इसको बार बार रटोगे तब जाके याद होगा। और यहाँ से सवाल बनते हैं, ये मैक मॉसन कहाँ का था, है ना, ये मेजर शोवर्स कहाँ के थे, शासक कौन थे, कौन सी रियासत किसके अधीन थी, कौन सा ठिकाना किसके अधीन था, है ना, ये पूछते हैं, है ना। इसको बार बार पढ़ोगे तब जाके याद होगा, ठीक है। लेकिन पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा। एक एक रेजिडेंसी को याद करना, देखो इसमें क्या क्या बातें हैं, देखो हेडक्वार्टर कहाँ है, किस कौन कौन इसके अधीन था, पॉलिटिकल एजेंट और शासक, 4 4 बातें हैं, 4 4 बातें याद करो। एक की 4 बातें याद की, एक हो गया। फिर दूसरे की 2 3 बातें याद की, हो गया। इसमें तो एक एक 2 2 बातें हैं, ये आराम से हो जाएगा। ऐसे इसमें 3 4 बातें इसमें हैं। तो एक एक को याद करना, एक साथ पूरे रेजिडेंसी को पढ़ोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन एक साथ एक रेजिडेंसी को तैयार कर लो आप, है ना। जैसे मेवाड़ को देखना है तो मेवाड़ का आरंभिक मुख्यालय नीमच और बाद का उदयपुर, पॉलिटिकल एजेंट मेजर शोवर्स, शासक स्वरूप सिंह, बस हो गया। फिर इसके अधीन कौन कौन थे, दक्षिण वाले डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बस तीनों उसके अधीन थे।
एक कुशलगढ़ था, बस ये लो साहब, है ना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैं आप इसको मिटा रहा हूँ और हम आगे चलते हैं, है ना, अगली रेजिडेंसी की ओर चलते हैं। ठीक है, आप लगातार पढ़ोगे ना तो बढ़िया से हो जाएगा। और आप विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, जिस नाम से आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हो, इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। और वहाँ पे अब आपको कंटिन्यू सवाल देखने को मिलेंगे, 5-6 सवाल नॉर्मली आपको राजस्थान इतिहास के देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मैं अच्छे अच्छे सवाल डालूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। वहाँ पे ऑथेंटिक बढ़िया प्रमाण सहित जो है चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। तो चलो, अगली रेजिडेंसी मैं डालता हूँ यहाँ पे, भरतपुर रेजिडेंसी, जिसको पूर्वी रेजिडेंसी के नाम से भी जाना जाता है। शायद हमने 4 पढ़ ली थी, 5वें नंबर पे मैं डालूंगा ईस्ट रेजिडेंसी, है ना, पूर्वी रेजिडेंसी, पूर्वी रेजिडेंसी या भरतपुर रेजिडेंसी। मैं BTR लिख रहा हूँ, भरतपुर BTR रेजिडेंसी। ठीक है, मुख्यालय इसका जो होता था विद्यार्थियों, हेडक्वार्टर, वो होता था भरतपुर में ही, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ होता था? भरतपुर में ही होता था। ठीक है, BTR मतलब भरतपुर। और इसके अधीन जो रियासतें थी, अधीन रियासतें, अधीन रियासतें जो थी, वो अधीन रियासतों में मैं बात करूं तो एक तो थी करौली, करौली, है ना, और एक थी धौलपुर, करौली और धौलपुर थी। ठीक है, जिसमें इसमें जो तोपों की सलामी दी जाती थी वो करौली को दी जाती थी 17 तोपों की, और धौलपुर को दी जाती थी 15 या 17 तोपों की, है ना। वहीं भरतपुर को जो दी जाती थी वो दी जाती थी 17 या 19 तोपों की सलामी दी जाती थी, 17 या 19 तोपों की सलामी। ठीक है, तो इस प्रकार का माजरा था इनकी सलामी का। ठीक है, ये आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। और बात करें हम यहाँ पे जो PA होते थे, पॉलिटिकल एजेंट, वो थे मॉरिशन, पॉलिटिकल एजेंट मॉरिशन थे, है ना। और शासक की बात करें तो शासक थे जसवंत सिंह, भरतपुर के शासक जसवंत सिंह थे, है ना। कब? 1857 के दरमियान, 1857 ईस्वी के समय। ठीक है, ये बात आपको बढ़िया से ध्यान रखनी है। ठीक है, पूर्वी रेजिडेंसी या भरतपुर रेजिडेंसी के नाम से आ सकता है, ईस्ट रेजिडेंसी भी, है ना। ठीक है, ये इस बात को आप बढ़िया से ध्यान रखना। इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ 6 नंबर पे, जयपुर रेजिडेंसी, जयपुर रेजिडेंसी। ठीक है, जयपुर रेजिडेंसी का जो हेड क्वार्टर होता था वो जयपुर होता था, है ना। हेड क्वार्टर कहाँ होता था? जयपुर होता था। मैं JPR लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, 1821 में इसकी जो है स्थापना या इसका गठन किया गया था, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अधीन जो आता था वो आते थे हमारे लावा व कुशलगढ़, लावा व कुशलगढ़ आते थे, जो कि नॉन सैल्यूट होते थे, है ना। ये क्या होते थे? नॉन सैल्यूट होते थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नॉन नॉन सैल्यूट, नॉन सैल्यूट होते थे, है ना, नॉन सैल्यूट स्टेट। ठीक है, नॉन सैल्यूट स्टेट होते थे। सैल्यूट में मैं शायद ये ई गलत लगा रहा हूँ, यहाँ पे SALUTE आएगा। ठीक है, ऊपर भी आप ठीक कर लेना, मैंने अब अंग्रेजी मेरी इतनी ज़्यादा है तो आप देख लेना अपने स्तर पे। ठीक है, और जयपुर रेजिडेंसी का मुख्यालय हो गया। और यहाँ का शासक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो PA होता था, पॉलिटिकल एजेंट, वो था मेजर ईडन, है ना, मेजर मेजर ईडन था, है ना, ईडन। और
बर्टन कोटा का था, मेजर ईडन था, सही है यहाँ पे। और शासक जो था यहाँ पे, शासक कौन था? राम सिंह सेकंड था, शासक था राम सिंह सेकंड, ठीक है। कब? 1857 ईस्वी के समय दरम्यान लिखें, समय लिखें, ठीक है। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है जयपुर में, ठीक है। लावा और कुशलगढ़ जयपुर में थे। इसमें विद्यार्थियों लावा जो था वो नॉन सैल्यूट स्टेट था, जबकि कुशलगढ़ सैल्यूट स्टेट था ना। कुशलगढ़ को थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा, सैल्यूट स्टेट ही मानना अभी, है ना। इसको कुशलगढ़ को अभी सैल्यूट स्टेट ही मानना। कुशलगढ़ नहीं है, सॉरी, किशनगढ़ है। हाँ, कुशलगढ़ नहीं है ये ना, किशनगढ़ है। कुशलगढ़ तो चूंकि उसमें है ना, मेवाड़ रेजिडेंसी में है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ किशनगढ़। और किशनगढ़ जो है ये है सैल्यूट स्टेट, है ना, सैल्यूट स्टेट है ये। जबकि लावा जो है ये नॉन सैल्यूट स्टेट है, ठीक है, नॉन सैल्यूट स्टेट है, ठीक। ये आप बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब सही है, ये ठीक है, ठीक है। 7वें नंबर पे हम बात करें अगली रेजिडेंसी के रूप में, 7वें नंबर पे हम ले सकते हैं हाड़ौती, हाड़ौती टोंक रेजिडेंसी, हाड़ौती टोंक रेजिडेंसी को, ठीक है, हाड़ौती टोंक रेजिडेंसी को। हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर देवली टोंक, देवली टोंक इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, ठीक है, हेडक्वार्टर देवली टोंक होता था। और आगे की हम बात करें तो इसके अधीन जो रियासतें थी उनकी मैं बात करूं तो एक तो थी बूंदी, है ना, एक थी टोंक, और एक थी हमारी शाहपुरा, है ना, शाहपुरा रियासत, ठीक है। इसमें इन दोनों को तो जो है 15-15 तोपों की सलामी दी जाती थी, तोपों की सलामी, ठीक है, 15-15 तोपों की सलामी। जबकि शाहपुरा को जो है 9 तोपों की सलामी दी जाती थी, 9 तोपों की सलामी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 9 तोप वाली बात, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। हमारा ध्यान अधिकतर जो है 15-17 में ही उलझ जाता है, 15-17-13 और 19, 15-17-13 और 19 में अधिकतर उलझ जाता है। हम यहाँ तक जो है पहुँच ही नहीं पाते, 9 तोपों तक तो जो है पहुँच ही नहीं पाते, है ना। इस बात को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है अन्य की बात करें हम तो हाड़ौती टोंक रेजिडेंसी हो गया। इसके अलावा जो हमारी एक कोटा झालावाड़ एजेंसी और बनी थी, है ना, कोटा झालावाड़ एजेंसी भी हमारे यहाँ पर बनाई गई थी, तो उनकी हम बात और कर लेते हैं, ठीक है। 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे बात करेंगे कोटा, कोटा झालावाड़ रेजिडेंसी, कोटा झालावाड़ रेजिडेंसी, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय था कोटा में था, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ रखा? कोटा में रखा, है ना। और इसके अधीन जो रियासत हुआ करती थी, रियासत की बात करें तो कोटा और झालावाड़ हुआ करती थी, कोटा व झालावाड़, है ना, कोटा व झालावाड़ हुआ करती थी। और दोनों को ही जो है 17 या 19 तोपों की सलामी दी जाती थी, 17 या 19 तोपों की सलामी, ठीक है, 17 या 19 तोपों की सलामी जो है यहाँ पे दी जाती थी, ठीक है। 17 या 19, ठीक है। विद्यार्थियों बूंदी और टोंक में भी यहाँ पे आप 17 करना है इसको, ठीक है।
इनको 17 तोपें करना, 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। ठीक है, बूंदी और टोंक को भी। देखो कितना मतलब फैक्चुअल है, हर बात मतलब तथ्यात्मक है, पूरी रट के आनी पड़ती है ना। मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, अभी तत्काल पढ़ के आया हूँ उसके बावजूद भी। ठीक है, तो आपको बहुत बार पढ़ना है इसको। कुछ एक टॉपिक जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत अधिक तथ्यात्मक है, तो उसको आप बार बार पढ़ें, सप्ताह में एक दो बार उनको अलग से पढ़ लें, है ना। तो 5-7 बार पढ़ दोगे ना, तो फिर एक बार चीज़ें दिमाग में स्थायित्व प्रदान कर गई तो कर गई, फिर नहीं निकलेंगी, है ना। तो वहाँ बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, कोटा झालावाड़ रेजिडेंसी में हमारी यही बातें हैं। इसके बाद अब हम बात करें अन्य रेजिडेंसियों की, तो हाँ सॉरी, वो चीज़ तो हम लिखना ही भूल गए। यहाँ का जो एजेंट होता था, पॉलिटिकल एजेंट कोटा का, वो होता था हमारे मेजर बर्टन, है ना। कोटा का पीए, पॉलिटिकल एजेंट जो होता था, वो होता था मेजर बर्टन। ठीक है, मेजर बर्टन होता था। और शासक जो होता था, शासक, वो शासक कोटा का राम सिंह था इस समय, है ना। राम सिंह ही था, राम सिंह था कोटा का शासक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है राम सिंह ही था। ठीक है, 1857 ईस्वी के समय, है ना, 1857 ईस्वी के समय। और ये हाड़ोती टॉप रेजिमेंट ये जो थी, ये कोटा के ही अधीन हुआ करती थी, है ना, अधीन। ठीक है, कोटा के ही नियंत्रण में हुआ करती थी, आप ऐसे समझें इसको। ठीक है, तो इस प्रकार की ये शासन व्यवस्था थी। और इसके अलावा हमारे अजमेर मेरवाड़ा और था। अजमेर मेरवाड़ा तो सीधा केंद्र के नियंत्रण में था, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त नहीं था, है ना। और यहाँ पे उस समय में कर्नल डिक्सन जो थे, कर्नल डिक्सन वो अजमेर मेरवाड़ा पे शासन करते थे, जिन्होंने कभी ब्यावर को भी बसाया था, है ना। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 9 नंबर पे कि अजमेर मेरवाड़ा रेजिडेंसी। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा रेजिडेंसी, अजमेर मेरवाड़ा रेजिडेंसी। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर तो अजमेर में ही था, है ना। हेडक्वार्टर अजमेर। ठीक है, और ये तो केंद्र शासित था ना सीधा, है ना, केंद्र शासित था, केंद्र शासित प्रदेश था, चीफ स्टेट था। और तत्कालीन समय में जो प्रशासनिक काम कर रहा था, तत्कालीन प्रशासक, मतलब 1857 के समय जो थे वो कर्नल डिक्सन थे। कौन थे? कर्नल डिक्सन हुआ करते थे। इसी कर्नल डिक्सन ने जो है ब्यावर की स्थापना की थी, मतलब ब्यावर को बसाया था इसने ना। जैसे जयपुर को किसने बसाया था? सवाई जयसिंह ने, उसी प्रकार से ब्यावर को जो है कर्नल डिक्सन ने बसाया था। ठीक है, तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। और इस प्रकार से जो अंग्रेज थे, उन्होंने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने और राजपूताना एजेंसी के माध्यम से, मैं कहूँ पॉलिटिकल एजेंट जो थे उनके द्वारा, और एजेंट टू गवर्नर जनरल ने, और संपूर्ण राजपूताने की जो रियासतें थी उनके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, इस प्रकार का नियंत्रण स्थापित करने के बाद आप इसको बढ़िया तरीके से उतारना, और बहुत बार इसको पढ़ना विद्यार्थियों। एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, और पूरी अधिकांश जो है ये तथ्यात्मक बातें हैं, फैक्चुअल बातें हैं। गलती होने की संभावना अधिक रहती है। कोशिश मैंने यही की है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना रही होगी। ठीक है, और पहली चीज़ तो मैंने कोई गलती लगभग यहाँ पे नहीं की है। ठीक है, और कुछ रही हो तो आप भी मेरे को सूचना दे सकते हैं, बेझिझक दे सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल बाकायदा एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा के और हम बात करते हैं आगे के बारे में। ठीक है, कि आगे और क्या क्या हुआ। ठीक है,
तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ और आगे हम देखते हैं कि देखो, अब ये तो था संपूर्ण राजपूताने में, और अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये रेजिडेंसियाँ बनाई गई थी। अब अब रेजिडेंसियाँ बना दी और यहाँ पे शासक भी नियुक्त कर दिए इन्होंने, अपने एक एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिए। मगर पॉलिटिकल एजेंट एक व्यक्ति नियुक्त कर देने से अंग्रेजों को भली भांति पता था कि शांति व्यवस्था कायम नहीं रह सकती जब तक कि हमारे पास कोई सेना नहीं हो, है ना। सेना का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस ज़माने में युद्ध होना आम बात थी और एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर लगातार संघर्ष करते थे। एक राज्य दूसरे राज्य से लगातार संघर्ष करते थे। कभी मराठों के आक्रमण होते थे, कभी पिंडारियों के होते थे, कभी पठान आते थे, कभी तुर्क आते थे, कभी कौन। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने क्या किया, ये नियंत्रण स्थापित करने के बाद और एक स्थायी शांति का हवाला देते हुए कि हम यहाँ पे स्थायी शांति स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए रेजिडेंसियों के व्यय पर ही और एक प्रशिक्षित सेना यहाँ पे रखने की योजना बनाई, जिसके तहत इन्होंने कई सेनाएं व छावनियाँ बना दी गई थी। ठीक है, तो उसमें कई सेनाओं में एक तो आपको पता होगा हमारे मेवाड़ भील कॉर्प्स बनाई, है ना, एक शेखावटी ब्रिगेड बनाई और एक जोधपुर लीजियन बनाई, है ना। ये तीन तो ये सेनाएं थी और 6 छावनियाँ इस समय थी। 6 छावनियों की बात हम खूब पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति से पहले 6 छावनियाँ थी, जिसमें से 4 छावनियों ने विद्रोह किया था। सबसे पहले विद्रोह नसीराबाद छावनी ने ही किया था, ये भी बात आपको पता होगी। दरअसल इन छावनियों का गठन अंग्रेज़ों ने ही किया और इन्हीं छावनियों ने इन्हीं अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका कारण क्या था कि अंग्रेज जो थे, सॉरी सैनिक जो थे, इस समय पूर्ण रूप से भारतीय थे, है ना। और भारतीय सैनिकों को जब इनको पूरे अधिकार नहीं दिए गए, जो शासकों के साथ संधि की थी, उन शर्तों के अनुसार जब अंग्रेजों ने आचरण नहीं किया, तो इनके खिलाफ विद्रोह होना जाहिर सी बात थी, सामान्य सी बात थी। ठीक है, तो कारणों में हम पढ़ेंगे आखिर विद्रोह क्यों किए, उससे पहले मैं आपको ये पृष्ठभूमि ही समझा रहा हूँ। अभी तो 1857 की क्रांति की आखिर कारण, मतलब विद्रोह क्यों हुआ, ये समझाने के लिए पहले मुझे पूरी शासन व्यवस्था समझानी पड़ रही है ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरा यूट्यूब खंगाल लेना आप, पूरा यूट्यूब तो क्या, मतलब आप पूरे राजपुताने में किसी भी टीचर के पास चले जाना, आपको एक या दो टीचर ही ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इतना डिटेल में पढ़ाया हो कि 1857 की क्रांति के कारण बताने से पहले केवल शासन व्यवस्था बताने में वो 2 क्लास ले गया हो, है ना। दूसरी क्लास तो ये चल रही है अभी, क्या पता, खैर आज पूरी हो जाएगी, आज पूरी करेंगे भी इसको, है ना। तो 2 क्लास तो शासन व्यवस्था बताने में, यानी कि 1.5 घंटे की क्लास ले ली, क्योंकि पिछली क्लास आधा घंटे 45 मिनट की थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1 सवा घंटे की ये हो जाएगी, यानी लगभग वही 2 घंटे की हो जाएगी। तो 2 घंटे तो पृष्ठभूमि बताने में ले गए हो। ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगी, ये तय बात है, आप देख लेना भले, है ना। तो चलो हम लिखते हैं कि इस प्रकार आ, आप लिखना, इस प्रकार संपूर्ण राजपुताने पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद, नियंत्रण स्थापित करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए, शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए रेजिडेंसी के खर्च पर ही, रेजिडेंसी के व्यय पर ही रेजिडेंसी के व्यय पर ही रेजिडेंसी के व्यय पर ही प्रशिक्षित सेना रखने की
योजना बनाई, रखने की योजना बनाई, रखने की योजना बनाई, जिसके तहत ठीक है, हाथ दर्द करने लगता है लगातार ऐसे लिखने से। ठीक है, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अपने लिखे हुए को मैं खुद ही मिटा देता हूँ, और आप लोग तो लिख के और उसको बार बार पढ़ोगे, मुझे भी मिटाना है। अभी एक बार पहले लिख के आया हूँ अपने रफ में, जब ये क्लास तैयार की, दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। चलो, पर क्या करें, लिखना ही पड़ेगा आप लोगों के खातिर। प्रशिक्षित सेना रखने की योजना बनाई। इस योजना के तहत, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत निम्नलिखित निम्नलिखित सेनाएं व छावनियां, छावनियां है ना, या इनको कैंट बोल दें, बनाई गई, बनाई गई। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी सेनाएं बनाई गई, उनकी हम बात करें तो इसमें हम पहला नाम रख सकते हैं यहाँ पे शेखावाटी ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड। ठीक है, शेखावाटी ब्रिगेड 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। 1835 में स्थापना। ठीक है, मैं यहाँ पे पेन थोड़ा बदल लेता हूँ। 1835 में स्थापना की, 1835 में स्थापना हुई, और मुख्यालय जो रखा इसका, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर वो रखा था झुंझुनू में। ये सवाल कई बार पूछा गया सवाल है कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ रखा गया था। ब्रिगेड है ये ना, ब्रिगेड कर दिया मैंने, शेखावाटी ब्रिगेड है ये। ठीक है, मुख्यालय झुंझुनू, स्थापना 1835 में। ठीक है, और जो मिस्टर लेकास्टर थे इसके पहले जो है कमांडिंग ऑफिसर थे, है ना, पहले कमांडिंग, पहले कमांडिंग ऑफिसर, है ना, पहले कमांडिंग ऑफिसर जो थे वो कौन थे, मिस्टर लेकास्टर। मिस्टर लेकास्टर जो है शेखावाटी ब्रिगेड के पहले कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे। ठीक है, और इसके व्यय का जो खर्च उठाएगा वो उठाएगी जयपुर रेजिडेंसी, जयपुर रेजिडेंसी के ऊपर इसका खर्च लादा गया। ठीक है, व्यय कौन करेगा, इसका व्यय कौन उठाएगा, व्यय उठाएगा उठाएगा तो जयपुर रेजिडेंसी के ऊपर ये डाला गया था। ठीक है, जयपुर रेजिडेंसी, रेजिडेंसी। ठीक है, रेजिडेंसी की स्पेलिंग आप देख लेना, मेरे हिसाब से गलत भी हो सकती है, अंग्रेजी मेरे को पूरा विश्वास नहीं है कि मैंने सही लिखा होगा। ठीक है, तो ये इतनी बात आप शेखावाटी ब्रिगेड में ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जोधपुर लीजन, है ना, जोधपुर लीजन। ठीक है, जोधपुर लीजन जो है इसका जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1836 में हुई थी। जो हेड क्वार्टर रखा गया, हेड क्वार्टर वो रखा गया था एरिनपुरा पाली में। ठीक है, कहाँ रखा गया था, एरिनपुरा पाली में इसका हेड क्वार्टर रखा गया था। और इसके व्यय का जो भार था, व्यय का भार, व्यय भार, व्यय भार जो डाला गया, व्यय भार डाला गया था हमारे क्या नाम से, व्यय भार डाला गया था हमारे जोधपुर रेजिडेंसी पर, है ना, जोधपुर रेजिडेंसी पर डाला गया था। ठीक है, व्यय भार जोधपुर रेजिडेंसी पर डाला गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक हमारे मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी, मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना की गई थी, तो मैं उसको यहाँ पे लिखना चाहूँगा।
तीसरे नंबर पे MBC। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। MBC की फुल फॉर्म मेवाड़ भील कॉर्प्स, ठीक है, मेवाड़ भील कॉर्प्स है ना। इसकी स्थापना की गई थी 1841 ईस्वी में, है ना। इसकी स्थापना 1841 ईस्वी में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय रखा गया था, हेड क्वार्टर वो रखा गया था खेरवाड़ा में, है ना। खेरवाड़ा खेरवाड़ा में इसका जो है, हाँ, मुख्यालय रखा गया था मेवाड़ व्हील कॉर्प्स का। और मेवाड़ जो था, मेवाड़ रेजिडेंसी, इसके ऊपर इसका व्यय का भार डाला। व्यय का भार ना किस पे डाला, मेवाड़ रेजिडेंसी पे डाला, मेवाड़ रेजिडेंसी पर डाला था, ठीक है। और इसका जो उत्तरदायित्व था वो प्रमुख रूप से वो था अरावली की पहाड़ियों पे, है ना। अरावली की जो पहाड़ियाँ थी, अरावली की पहाड़ियों में जो मतलब गुंडागर्दी होती थी, भीलों के जो विद्रोह होते थे उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, और इसकी व्यवस्था की गई थी, है ना, अरावली की पहाड़ियों के ना। अरावली की पहाड़ियों पर मतलब अरावली की पहाड़ियों में जो भील विद्रोह होते थे, वो बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मोटा सा मैंने एक आइडिया दिया कि अरावली की पहाड़ियाँ, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। वैसे इसकी स्थापना का जो की जो पहली सिफारिश थी वो आउटरम ने 1837 में की थी, जिसको 1 जनवरी 1841 को जाके और मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह ने इसका गठन किया था। यह बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि इसकी स्थापना की सिफारिश स्थापना की सिफारिश इसकी स्थापना की सिफारिश 1837 ईस्वी में आउटरम ने की, जिनको मानते हुए 1 जनवरी 1841 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह ने MBC की स्थापना की, खेरवाड़ा में की, है ना। MBC की स्थापना की। और इसके पहले CEO, इसके पहले जो CEO बनाए गए वो हंटर बनाए गए थे, है ना। पहले CEO हंटर बनाए गए थे, है ना। इसके पहले CEO हंटर बनाए गए थे, ठीक है। इसके पहले CEO जो थे वो हंटर बनाए गए थे। तो ये मेवाड़ व्हील कॉर्प्स के लिए जो है आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। कई बार ये सवाल जो है MBC वाला पूछा गया है, मेवाड़ व्हील कॉर्प्स वाला, ठीक है। इसके पहले CEO को कई बार पूछा है, ये आप ध्यान रखना। हंटर को, विलियम हंटर है इनका पूरा नाम, है ना। क्या नाम है पूरा नाम, विलियम हंटर, ये ध्यान रखना, विलियम हंटर, है ना। कई बार हंटर हंटर बहुत आ जाते हैं, विलियम हंटर, लॉर्ड हंटर, कुछ भी वो दे सकते हैं इस प्रकार से, विलियम हंटर ध्यान रखना। और भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए शुरुआत में बनाई गई थी, है ना, उधर मतलब अरावली वाले क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए। तो ये प्रमुख रूप से इनकी सेनाएं थी एक तरीके से, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने 6 छावनियाँ और बना ली थी अंग्रेजों ने, है ना। तो 6 छावनियाँ कौन सी थी उनकी मैं बात करता हूँ अगली स्लाइड पे। मैं इसको मिटाकर और जो है 6 छावनियों की बात यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, मैं अगली स्लाइड क्या, मैं इसको ही मिटा देता हूँ यहाँ पे, मेवाड़ इसको MBC को हमने उतार लिया होगा इसको, और यहीं पे मैं लिख दूंगा, है ना, यहीं पे हम लिख देंगे। चलो,
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1857 से पूर्व अंग्रेजों ने 6 छावनियाँ बना दी थी। ठीक है, ये बात मैं अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ, चलो, है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1857 ईस्वी से पूर्व 6 छावनियाँ या कैंट, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपुताने में बना ली थी। राजपुताने में बना ली राजपुताने में बना ली थी। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन सी थी। 6 छावनियों की हम बात करें तो 6 छावनियों में देखो एक नंबर पे तो आ जाएगी हमारी, हम बात करें नसीराबाद छावनी, है ना, नसीराबाद छावनी आ जाएगी। ठीक है, नसीराबाद छावनी ये 1818 ईस्वी में जो है ये बनी थी। और इसमें जो है पैदल सैनिक हुआ करते थे, है ना, पैदल सैनिक होते थे। ठीक है, और 15वीं बंगाल इन्फेंट्री यहाँ पे थी। BI मतलब 15वीं बंगाल इन्फेंट्री यहाँ पर काम करती थी। नसीराबाद दूसरी में बात करूँ तो नीमच छावनी, है ना, नीमच छावनी थी। ठीक है, नीमच छावनी थी। इसके अलावा तीसरे नंबर पे मैं बात करूं तो यहाँ पे एक हमारी हो जाएगी अजमेर मेरवाड़ा, है ना, अजमेर मेरवाड़ा, या सॉरी मेरवाड़ा छावनी, है ना, मेरवाड़ा छावनी की बात करें। अजमेर की कोई अजमेर लिखने की जरूरत नहीं है। मेरवाड़ा छावनी, है ना, मेरवाड़ा छावनी। ठीक है, मेरवाड़ा छावनी को मेर भी बोलते थे, मेर रेजिमेंट भी बोलते थे इसको। ठीक है, मेर रेजिमेंट भी बोलते थे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसका नीमच छावनी का मुख्यालय एक देवली टोंक में था, देवली टोंक में था, है ना, ये बात ध्यान रखना। और मेरवाड़ा हो गई। ठीक है, इसके अलावा चौथे नंबर पे मैं लिख दूं एक ये तो थी मेवाड़ भील कॉर्प्स थी, है ना, मेवाड़ भील कॉर्प्स भी थी, मेवाड़ भील कॉर्प्स भी थी, मेवाड़ भील कॉर्प्स भी थी, MBC भी थी। ठीक है, ये जो है विद्यार्थियों मेरवाड़ा छावनी या मेर रेजिमेंट, ये ही ब्यावर छावनी के नाम से जानी जाती थी, है ना, ब्यावर छावनी। ठीक है, ब्यावर छावनी, इसी को आप मानना। 5वें नंबर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोटा कैंट थी, है ना, कोटा कैंट थी, ये बात है, हाँ, कोटा कैंट। ठीक है, कोटा कैंट थी। और देखो मैंने यहाँ पे एक और गलती यहाँ पे कर रखी है। कोटा कैंट का मुख्यालय था देवली टोंक में, तो देवली में, है ना, देवली टोंक में कोटा कैंट का मुख्यालय था। ये तो मध्य प्रदेश, नीमच तो मध्य प्रदेश में था ना, टोंक कहाँ से आएगा यहाँ पे, ये गलत है। यहाँ पे तो नीमच छावनी में तो जो हमारे बम्बई लॉन्सर्स थी वो काम करती थी, बम्बई लॉन्सर्स, है ना, बम्बई लॉन्सर्स काम करती थी यहाँ पे, है ना, बम्बई लॉन्सर्स। कुछ बंगाल के सैनिक भी यहाँ पे थे, है ना, और पैदल थे, कुछ सैनिक पैदल थे, कुछ घुड़सवार भी थे यहाँ पे, है ना, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और देवली टोंक में कोटा कैंट का था। मेवाड़ व्हील कॉर्प्स तो आपको पता ही है, हमने अभी लिखा ही था। खेरवाड़ा में इनका हुआ करता था ये रेजिमेंट। ब्यावर छावनी नीमच बॉम्बे लांसर्स के नाम से है, बंगाल से भी कुछ सैनिक थी। नसीराबाद छावनी 1818 में गठित, और पैदल सैनिक यहाँ पे होते थे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पे थी। और जो है कोटा कैंट हो गई देवली टोंक में, है ना। और एक बजा हमारा जोधपुर लीजन, है ना, एक बची छठे नंबर पे मैं लिख सकता हूँ जोधपुर लीजन। ठीक है, जोधपुर लीजन, जोधपुर लीजन का जो मुख्यालय था वो एरिनपुरा में था, है ना, तो इसको एरिनपुरा छावनी भी हम बोलते हैं, है ना, एरिनपुरा छावनी भी इसको बोलते हैं कई, एरिनपुरा छावनी। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब परफेक्ट है, ये परफेक्ट है ना, सही है एकदम। आप बिल्कुल ठीक रहना, अच्छे से इसको तैयार करना। और इसमें मैं आपको बताऊं, एक तो हमारी ये मेरवाड़ा रेजिमेंट, ये, और एक मेवाड़ भील कॉर्प्स, ये तीसरी और चौथी जो मैंने लिखी हैं, इन दो रेजिमेंटों ने और
1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट डाल के, ठीक है, नोट डाल के मैं लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे हम कि मेरवाड़ा व एमबीसी, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एमबीसी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, कि क्रांति में भाग नहीं लिया था। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखनी है, उक्त सभी जो छावनियाँ थी इसमें 5000 जो है सैनिक थे, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा, उक्त सभी छावनियों में 5000 सैनिक थे, 5000 सैनिक थे, सभी स्थानीय थे, सभी स्थानीय सैनिक थे, है ना, सभी स्थानीय सैनिक थे, ठीक है, सभी स्थानीय सैनिक थे। तो ये बात थी, अंग्रेज सैनिक नहीं थे इनमें, है ना। 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपने सैनिक नियुक्त किए थे, इससे पहले नहीं किए थे, ठीक है। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी और किस प्रकार से उन्होंने पहले तो रियासतों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, फिर नियंत्रण रखने के लिए रेजिडेंसियाँ बनाई, और रेजिडेंसियाँ बनाकर फिर शांति का हवाला देते हुए किस प्रकार से सेना गठित की, अपनी सेना, मगर सैनिक स्थानीय थे। इस वजह से विद्रोही एक सैनिक करेंगे, तो 1857 के बाद ही अंग्रेज क्या करेंगे, अब भारतीय सैनिकों की संख्या में कटौती और अंग्रेजों के सैनिकों की भर्ती करेंगे, है ना। ये सब करेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम में हम देखेंगे। जब ये विद्रोह होगा और विद्रोह को ये जैसे तैसे निपटा तो देंगे, लेकिन फिर इनको ये लगेगा कि वास्तव में यहाँ पे अपने सैनिक होने चाहिए, तो फिर ये खुद के सैनिक जो है नियुक्त करेंगे। ये 1857 की क्रांति के प्रभाव में देखेंगे, परिणामों में देखेंगे, बाद की बात है। अगली क्लास में हम इसके कारणों को जानेंगे, आखिर 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।